तो क्या आप तैयार हैं आपके बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए? तो हमने आज से नई क्लास शुरू कर दी है बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए, वो भी सोशल साइंस के सब्जेक्ट में। सो अगर आप लोग को डर है कि मैं सोशल साइंस में कैसे अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि हम हर एक टॉपिक को बहुत ही गहराई से पढ़ने वाले हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखेंगे कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स एंड मैप पॉइंटिंग्स को भी। सो अगर इस चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। सो वी आर गोइंग टू लर्न द चैप्टर एग्रीकल्चर। तो आपको पता ही होगा कि एग्रीकल्चर क्या होता है। एग्रीकल्चर 2 शब्दों से मिलकर बना है। एग्री मीन्स फ्रॉम द नेचर और द फॉरेस्ट एंड कल्चर मीन्स टू डू समथिंग, यानी ये एक प्रकार की क्रिया मीन्स दिस इज अ टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच यू आर रेजिंग समथिंग फ्रॉम द सॉइल, यानी ज़मीन से या मिट्टी से किसी भी चीज़ के उत्पादन करने को हम एग्रीकल्चर या फिर फार्मिंग कह सकते हैं। और एग्रीकल्चर में सिर्फ अनाज उगाना ही नहीं आता, बल्कि इसमें जानवरों को पालना यानी कि एनिमल हस्बेंड्री लाइक पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, एनीथिंग यू कैन टेक इन द एग्रीकल्चर। सो यू शुड बी, इसलिए आपको इस वीडियो में बने रहना है और वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि हम लोग हर एक टॉपिक को बहुत ही कंसेप्ट से देखेंगे, जिससे कि इस चैप्टर को समझने में आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। और ये चैप्टर जो है वो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मार्क्स कैरी करेगा, क्योंकि इससे बहुत ही छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। ओके, तो हमारे इंडिया के 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन आज भी फार्मिंग में डिपेंड करते हैं, यानी हमारा इंडिया एक एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव कंट्री है और इसमें ज़्यादातर लोग आज भी कृषि पे ही निर्भर करते हैं। तो देखा जाए इस चैप्टर के आधार पर तो फार्मिंग 3 प्रकार की होती है: इंटेंसिव फार्मिंग, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। लेकिन इन तीनों को देखा जाए तो हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये होगा कैसे। तो मैं आपको बहुत ही आसानी से समझाता हूँ। इंटेंसिव फार्मिंग का मतलब होता है जब फार्मर अपने फैमिली के नीड्स को पूरा करने के लिए खेती करता है रेदर देन फॉर द पर्पस ऑफ गेनिंग एनी प्रॉफिट। यानी वो क्या करेगा, एक छोटे से खेत में जस्ट ट्रेडिशनल टूल्स का इस्तेमाल, यानी वो प्लव का इस्तेमाल करेगा, ऑक्स का इस्तेमाल करेगा और हाथ से ही पौधों को लगाएगा और हाथों से ही पौधों को काटेगा। अगर वो ऐसा कर रहा है यानी उसको इनपुट भी कम लगाना पड़ रहा है और उसका आउटपुट भी ज़्यादा नहीं हो रहा है, जिससे जस्ट वो अपने फैमिली नीड्स को पूरा कर सके। इसी को हम इंटेंसिव फार्मिंग कहते हैं। समझ गया? बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। सेकेंड जो है जिसे कहते हैं हम प्रीमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप में से बहुत लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं और सोचते हैं कि ये क्या है। तो प्रीमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो आपने स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के बारे में सुना ही होगा, क्लास 9 में भी पढ़ा होगा। इसके बहुत सारे नेम्स है लाइक झूम कल्टिवेशन एंड ऑल। तो आज हम इस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे और पलक झपकते आप इसे याद भी कर सकते हैं। तो पहले वर्ड्स में जाते हैं। 2 वर्ड्स, स्लैश मीन्स चॉप करना, काटना, एंड बर्न मीन्स जलाना। तो ये काम जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है प्रीमेटिव, प्रीमेटिव मतलब द पर्सन्स हु आर लिविंग इन द फॉरेस्ट और आर द बेसिकली ट्राइबल पीपल्स। तो लोग क्या करते हैं, इसमें पहले एक पैस्चर ऑफ लैंड, एक समतल जमीन खोजेंगे, उसके बाद वहाँ पर पेड़ों को स्लैश किया जाता है, काटा जाता है। उसके बाद जब वो पेड़ गिर जाते हैं तो वो जब ड्राई हो जाते हैं उनके लीव्स, उसके बाद उनको जला दिया जाता है, जिसके बाद उससे बचता है हमारा रिमेनिंग ऐश। फिर इस ऐश को मिट्टी में मिक्स कर दिया जाता है, जिससे कि मिट्टी की यानी सॉइल फर्टिलिटी गेट इंक्रीजेस एंड दे कैन ईजिली डू फार्मिंग ऑन दैट सॉइल। इस वजह से वो लोग जंगलों में भी विदाउट एनी मैनर एंड पेस्टिसाइड्स, कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो लोग खेती कर पाते हैं। मगर देयर वॉज वन डिसएडवांटेज। वो क्या है डिसएडवांटेज? वो ये है कि जब जंगलों को काटा जाता है तो वो मिट्टी ज़्यादा फर्टाइल नहीं रहती। दैट मीन आफ्टर फ्यू मंथ्स दे हैव टू मूव इन सर्च ऑफ अनदर पैस्चर ऑफ लैंड। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अंडरस्टैंड?
अगर आपका क्वेश्चन आ रहा है दैट्स कॉल्ड 5 मार्क्स क्वेश्चन। अगर आपका क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर और व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, नाउ यू कैन इजीली आंसर दैट the tribals or the people who were living in the forest, they choose a patch of land, then they cut the trees and burn them, and with the remaining ash they mix it with the soil to increase its fertility, and when the soil loses its fertility then they move from one place to another in search of new pasture of land, that is called the shifting cultivation। बहुत ही आसान सवाल होगा और इसमें आप इजीली अगर ये 5 मार्क्स या 4 मार्क्स का आएगा तो आप स्कोर कर सकते हैं। समझ गए आप? चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द कमर्शियल फार्मिंग। सो कमर्शियल वर्ड से समझ में आता है, कमर्शियल मीन्स जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ गेनिंग द प्रॉफिट, यानी यहाँ पर जो भी खेती की जा रही है, जो भी एनिमल्स को पाला जा रहा है, यानी एनिमल्स रेयरिंग या लाइफ स्टॉक रेयरिंग किए जा रहे हैं, उसका वन एंड ओनली पर्पस है सेलिंग का। यानी यहाँ पर अनाज उगाया जाता है या एनिमल्स को पालते हैं, उसको तुरंत मार्केट में प्रोड्यूस करके बेच दिया जाता है ताकि उनको प्रॉफिट मिल सके। इसका और कोई पर्पस नहीं है, इसका एक ही पर्पस है, वो है सेलिंग एंड गेनिंग द प्रॉफिट। दैट मीन दे विल यूज HYV सीड्स, मीन्स हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, जिससे उनका प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा हो। देन ट्रैक्टर का यूज़ करेंगे ताकि मिट्टी को अच्छे से प्लॉव कर सके। देन पेस्टिसाइड्स का यूज़ करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करेंगे, जिससे कि उनका जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है कमर्शियल फार्मिंग में वो है कि व्हाट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। यू ऑल नो अबाउट द प्लांटेशन एग्रीकल्चर। आज मैं इस टॉपिक को भी बहुत ही आसानी से आपको समझा दूंगा कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर का मतलब होता है एक बहुत ही बड़े इलाके में वन सिंगल क्रॉप को ग्रो करना, लाइक टी प्लांटेशन, कॉफ़ी प्लांटेशन, बनाना प्लांटेशन, कैश्यू प्लांटेशन। और इसमें मोर लेबर्स लगते हैं, मोर इनपुट लगता है, मार्केट इन्वेस्टमेंट, हर एक चीज़ ज़्यादा लगती है, जिस वजह से इसमें जो प्रॉफिट होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, टी प्लांटेशन। टी प्लांटेशन में क्या होता है, लगभग 10 एकड़ 20 एकड़ इलाके में बस चाय के बागान ही होते हैं, और फिर उसी बागान के बीच में उनका टी स्टेट होता है, यानी कि उनका फैक्ट्री होती है जिसमें पत्तियों को तोड़ के तुरंत फैक्ट्री में भेजा जाता है, और जिसमें लगभग 10 से 15 हज़ार लेबर को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। उसके बाद वो मार्केट से वेल कनेक्टेड होते हैं, इसलिए इसको प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी कहते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट विच इज द क्रॉपिंग पैटर्न। So coming back to the point, now we are going to discuss about the cropping pattern of India। तो इंडिया में 3 प्रकार के सीज़न है जिसके बेसिस में इंडिया में खेती होती है, जिसमें सबसे पहला सीज़न है, इसको हम लोग कहते हैं खरीफ सीज़न। तो खरीफ सीज़न क्या होता है, ये शुरुआत होता है ऑनसेट ऑफ मानसून। सो ये ऑनसेट शब्द का मतलब क्या है? ऑनसेट शब्द का मतलब होता है जब पहली बरसात की बूंदें गिरती हैं उस समय को बोलते हैं ऑनसेट ऑफ मानसून। तो जब पहली बरसात होती है मानसून की, तब वो लोग क्या करते हैं, अपने घर के आंगन में चावल के बीज को छींट देते हैं, जिससे कि जब वो छोटे छोटे पौधे 10 से 15 सेंटीमीटर के हो जाते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, हर एक प्लांट को जड़ से निकालते हैं, और खेत जब पूरी तरीके से पानी से भर जाते हैं, जाके उसमें उसको प्लांट कर देते हैं एक एक करके, जो बेसिकली बंगाल में ज़्यादा करके होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन, और ये तरीका राइस ग्रो करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, इससे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी होता है। तो खरीफ सीज़न क्या बोलेंगे, ऑनसेट ऑफ मानसून, यानी बरसात की शुरुआत में होता है और ठंडी की शुरुआत तक में ये कट जाता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आते हैं राइस एंड जूट, यानी चावल और कपास। सेकेंड जो सीज़न है वह है रबी सीज़न। ये शुरुआत होता है विंटर से, यानी ये नवंबर दिसंबर की शुरुआत में लगाए जाते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है गेहूं और सरसों, यानी वीट एंड मस्टर्ड। क्यों? क्योंकि इन क्रॉप्स को पानी ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, बल्कि इनको धूप ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि इसके जो बीज होते हैं उनको पकना है। लेकिन चावल के बीज जो है, वो जो चावल की जो सीड्स हैं, उनको धूप के साथ साथ उतनी मात्रा में पानी और ह्यूमिडिटी भी चाहिए, जिससे हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि ग्रोइंग कंडीशन ऑफ राइस वीट क्या है, क्योंकि उससे भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा क्रॉपिंग पैटर्न, तो पहला क्या आएगा, खरीफ सीजन, दूसरा आएगा रबी सीजन यानी इन द विंटर, एंड थर्ड एक शॉर्ट सीजन यानी
जब रबी क्रॉप्स को काट दिया जाएगा और खरीफ क्रॉप्स को लगाया जाएगा, उसके बीच में एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ समर रहता है, यानी गर्मियों का महीना जब लू चलती है तब हम क्या खाना पसंद करते हैं? तरबूज। तो नदी क्या होती तब सूख जाती है, जिस वजह से सैंड आइलैंड ऊपर आ जाते हैं और इन्हीं सैंड आइलैंड्स में हम लोग तरबूज की खेती करते हैं और इसी सीजन्स को बोलते हैं ज़ैद सीजन। समझ गए आप? तो कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है। सो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक करना और अपने कमेंट्स दे दीजिए कि अगर आप इसको समझ रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके बोर्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर्स आपको मिले और हम इसमें और भी वीडियोस अपलोड करेंगे हर एक टॉपिक को लेकर। इवन हम लोग इकोनॉमिक्स, सिविक्स और हिस्ट्री को लेकर भी जानेंगे, जिससे कि मैं आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद कर सकूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो है डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स यानी कैश। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द मेजर क्रॉप्स। तो मेजर क्रॉप्स में बहुत सारे आते हैं, राइस, वीट, मिलेट, मिर्च एंड ऑल, बट जिनमें से 3 सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है राइस, वीट एंड मिलेट्स, जिसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट आर द ग्रोइंग कंडीशंस। तो ग्रोइंग कंडीशन बहुत ही आसान है, वैसे मैं इसे पॉइंट वाइज कर रहा हूँ। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप इसका वीडियो को पॉज करके इसको लिख भी सकते हैं। तो राइस के लिए कैसी ग्रोइंग कंडीशन चाहिए? तो राइस के लिए पहले चाहिए एलुवियल सॉइल, जो कि नॉर्दर्न प्लेन में भरपूर है और इसीलिए नॉर्दर्न प्लेन्स में सबसे ज़्यादा चावल की खेती ही होती है, जिसमें बंगाल सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और बिहार भी। फिर आता है इसमें हाई ह्यूमिडिटी यानी उमस बहुत ही ज़्यादा चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस पेड़ को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट आता है हाई रेनफॉल, बारिश भी बहुत ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि ये तभी होते हैं जब खेतों में पूरी तरीके से पानी भरा रहता है, क्योंकि तब सॉइल ज़्यादा लूज रहती है और इनकी जड़ जो है वो जल्दी से मिट्टी को कैच कर सकती है। दैट्स वाई हाई रेनफॉल। एंड लास्ट इज़ द हाई टेम्परेचर। इसके फल को या इसके बीज को पकने के लिए भी ज़्यादा धूप चाहिए, इसीलिए राइस ग्रोइंग कंडीशन इज़ वेरी इजी, alluvial soil, high humidity, high rainfall and with high temperature, so you can learn easily. Next thing is the wheat. wheat यानी गेहूँ। तो गेहूँ के लिए भी सेम है, लेकिन गेहूँ में कुछ चेंजेस है। जैसे गेहूँ क्या कौन सा क्रॉप है? वो है रबी क्रॉप, यानी वो ठंडी के मौसम में होता है। तो गेहूँ को भी चाहिए alluvial soil, मगर गेहूँ को रेनफॉल तभी चाहिए जब इसको लगाया जाता है, लेकिन जब ये पेड़ बड़े होने लगते हैं तब अगर इसमें बारिश होगी तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। इसलिए ओनली एट द टाइम ऑफ शोन तभी इसमें पानी चाहिए, अदरवाइज नो। इसको बढ़ने के लिए चाहिए मीडियम रेनफॉल व्हेन शोन। एंड लास्ट इज द ब्राइट सनशाइन, यानी एकदम चमकदार धूप, जो कि ठंडियों के महीने में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। क्यों? क्योंकि ठंडियों के मौसम में धूप का ताप उतना नहीं होता, जिस वजह से क्लाउड फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही कम होता है और आसमान एकदम खुला और चमकदार होता है, जो इसके बढ़ने के लिए सबसे वेल कंडीशन है। एंड लास्ट थिंग इज द मिलेट। मिलेट 1 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसको प्लीज़ अपने माइंड में बैठा के रखिए कि मिलेट्स को बोलते हैं कोर्स ग्रेन, यानी एक ऐसा पेड़ है जो मेजर क्रॉप में आता है, लेकिन इसको ना ही ज़्यादा पानी चाहिए, ना ही अच्छी मिट्टी, ना ही अच्छा सनलाइट, कुछ भी अच्छा नहीं हो, लेकिन फिर भी इस कोर्स ग्रेन में जो आते हैं वो है ज्वार, बाजरा और रागी। ये तीनों ऐसे ग्रेन्स है जो ज़्यादा आयरन, जो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, और जो डेजर्टेड इलाके हैं, यानी जिन इलाकों में अच्छे से खेती नहीं हो पाती, उन जगह पर यही अनाज है लोगों को जो शक्ति दे रहा है, जो उनको अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। सो दिस इज़ द मेजर क्रॉप। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू गेट समथिंग टू अंडरस्टैंड एंड गेट knowledgeable, so please share and subscribe this video. So we will come with the next video covering the rest of the part of this chapter. So keep watching my channel. Thank you for watching.